हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे साथियों, वीडियो मेंस की जो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर सॉल्यूशन, मैथ्स पोर्शन का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है अपने। और इससे पहले अपन 4 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। टोटली वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट है। 15 टेस्ट में से शुरुआत के 10 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज हैं और लास्ट के 5 टेस्ट जो फुल लेंथ है उनमें सारे टॉपिक्स एक साथ पूछे जाएंगे, जबकि उससे पहले के 10 जो टेस्ट होंगे उनमें अलग अलग टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे हर टेस्ट के अंदर 2-3 टॉपिक आपको पूछे जा रहे हैं। तो 4 टेस्ट हो चुके हैं, आज अपना 5वां टेस्ट है और इसके अंदर अपने टॉपिक रहने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किस्तों पर आधारित क्वेश्चंस आज इसमें आने वाले हैं। उसके साथ में पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी आज अपन इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ अपन इस विश्वास को भी प्रगाढ़ करते चल रहे हैं कि मैथ्स वाकई आसान है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो अरिथमेटिक चल रहा है, अभी एडवांस मैथ आने दो। भाई जी, हमने तो पढ़ा है एडवांस मैथ, ठीक है। अब आपको मैं एहसास दिलवाऊंगा पक्के तौर पे एडवांस मैथ में भी कि चीजें बड़ी आसान है, ठीक है। आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ्स की समस्या को हल करना चाहते हैं, यानी कि मैथ्स की समस्या को मिटा करके मैथ्स को अपने जीवन का सबसे स्ट्रांग पोर्शन बनाना चाहते हैं, वे लोग क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर अपना मैथ का कोर्स लॉन्च हो चुका है। और वहां पे संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ वाला जो कोर्स है, वहां पे मैंने मैथ्स को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से सुपर एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। आप में से वे लोग जिनको मैथ्स में काफी डिफिकल्टीज रहती हैं या इतनी नहीं है, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहता है, वे सब लोग वो जो है कोर्स के माध्यम से अपने मैथ को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। और वे लोग जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनके रिव्यूज अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको विश्वास होगा कि मैथ वाकई आसान है। क्योंकि मैं हर बार बोलता तो हूँ कि मैथ बहुत आसान है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वो प्रैक्टिकली वहां पे आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें भी आपको वे लोग जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको ये एहसास हो रहा होगा कि मैथ टफ नहीं है, ठीक है। तो वे लोग जो कोर्स खरीदना चाहते हैं वो बहुत नॉमिनल रेट पे हैं। और सारे एग्जाम के लिए, जैसे वीडियो मेंस के लिए तो स्पेशली है, आगे आने वाले जैसे आपका एलडीसी का एग्जाम आएगा और जहां पे मैथ पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में मैथ पूछी जाती है उनके लिए वो बहुत उपयोगी रहेगा वो कोर्स। संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ का कोर्स आपका क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर वो अवेलेबल है। तो प्यारे साथियों, 5वें टेस्ट का अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर आज अपन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किस्तों पर आधारित क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखेंगे इसके अंदर। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने है। मीरा, रीना और रीमा ने क्रमशः 8500 रुपए, 11900 और 13600 रुपए, 550 का लाभ हुआ, 600 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। 560 रुपए उनको लाभ हुआ, तो मीरा का लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहा है पहले अपन इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे एक तो है मीरा, मीरा के साथ में एक जो है उस व्यापार में कौन साझेदार है, रीना, रीना के साथ में एक कौन है, रीमा, ठीक है। ये 3 पार्टनरशिप में काम कर रही हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं। इसके अंदर 8500 रुपए आप मीरा ने लगाए हैं, 8500 रुपए मीरा ने लगाए और 11900 रुपए रीना ने लगाए, 13600 रुपए रीमा ने लगाए। अब देखिए ये इनकी पूंजी है और कितने समय के लिए रही है ये व्यापार के अंदर। जितना भी व्यापार चला है, वर्ष चला है, 2 वर्ष चला है, 3 वर्ष चला है, लेकिन यहां पे क्या बोला है, यहां पे लिखा जाना चाहिए था वर्ष के अंत में 560 रुपए का लाभ हुआ। तो 1 वर्ष उनके व्यापार चला है। हमेशा ध्यान रखो, पार्टनरशिप यानी कि जो साझेदारी है, साझेदारी के क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक ही फंडा है, एक ही पैटर्न है। वो ये है कि जो पूंजी है उस पूंजी को समय से गुणा कर दो। जो पूंजी जितने टाइम के लिए बिजनेस में रही है उस पूंजी को उस टाइम से गुणा कर दो, वो आपके जो रिजल्ट निकल के आएगा वो लाभ का और हानि का अनुपात होगा, ठीक है। जैसे अगर यहां पे अपन समय की बात करें तो समय 1 वर्ष है तो 1 से गुणा कर दो, है ना। 1 वर्ष 1 से गुणा करते, अब 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं। अब काटो यहां से, डबल जीरो से डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब ये कट जाएगा 17 से, तो 17 से 5 बार कट गया और ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 8 बार। अब यहां पे देखिए मीरा, रीना और रेमा का प्रॉफिट का रेशियो, भले लॉस हुआ होगा तो लॉस का रेशियो, ये प्रॉफिट लॉस का रेशियो 5:7:8 है। क्या बोला है कि यहां पे 560 रुपए लाभ हुआ। अब किसको लाभ हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर अपन बात करें, यह है रीना का लाभ, रीना का 1 वर्ष का लाभ। वो इसमें थोड़ा प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक है। रीना का 1 वर्ष का लाभ है 560 रुपए,
ठीक है, टेस्ट सीरीज में आप देखोगे तो यहाँ पे ये रीना का प्रॉफिट है। ओके, रीना का प्रॉफिट है 560 रुपए। अब एक बात बताइए, रीना का प्रॉफिट कितना है? 7 इकाई। तो अपन लिखेंगे कि 7 यूनिट्स बराबर 560 रुपए। ये क्या मिल गया आपको? ये सुराग मिल गया। ठीक है, अब किसका चाहिए? मीरा का। अगर मीरा का आपको प्रॉफिट चाहिए तो 7 इकाई का मान 560 है, 560 में 7 का भाग दिया, और मीरा का कितना है? ठीक है, ये मीरा का है 5 इकाई। ठीक है, तो इससे कट गया ये 80 बार, 8 पंजे 40, यानी कि 400। ये आपका आंसर है। यस और नो? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, ए बी सी 105:40:36 के रेशियो में साझेदारी से व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 माह बाद बी 20% हिस्सेदारी बढ़ाता है। देखिए, 6 माह बाद जो है बी 20% हिस्सेदारी बढ़ाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ है 1,85,000 रुपए, तब लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, अब आप समझना, पार्टनरशिप का एक ही फंडा मैं बता चुका ऑलरेडी कि कौन सी पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में रही है, उस पूंजी को उस समय से गुणा कर दो। तो पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, ये फंडा किसका है? पूरी पार्टनरशिप का। तो देखिए यहां पे 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अगर यहां पे अमाउंट लगाए उसकी बात करें तो उन्होंने 105 रुपए, 40 रुपए और 36 रुपए मानो इन्होंने धन लगाया। यस और नो? ठीक है, अब सुनिए क्या लिखा है। 6 महीने बाद बी 20% हिस्सेदारी बढ़ाता है। 6 महीने बाद बी 20% हिस्सेदारी बढ़ाएगा। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ हुआ 1,85। अब एक बात बताओ, अपने काम करते हैं, अब पूंजी इंटू समय करने चलते हैं। ये कौन है? पूंजी। समय कितना? पूरा 1 साल। ये कौन है? पूंजी किसकी? बी की। 40 रुपए थी, ये रही 6 महीने यानी आधा साल। सी की पूंजी पूरे साल रही व्यापार में, 1 साल से गुणा कर दो, पूंजी इंटू समय कर दिया। अब यहां पे बदलाव कहां पे आएगा? तो देखिए, जो बी है उसने 6 महीने बाद यानी आधे वर्ष के बाद में 20% पूंजी बढ़ाई है। तो 40 का 20% कितना होता है? 8 रुपए। 8 रुपए पूंजी बढ़ाई तो उसकी पूंजी होगी 48 रुपए, और 48 रुपए अगले 6 महीने रहा, यानी अगला आधा वर्ष। यस सुनो, तो ये हो गया आपका टोटल हिसाब, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। इसकी ये पूंजी 1 साल के लिए, इसकी ये पूंजी 1 साल के लिए, इसकी ये पूंजी आधे साल के लिए, फिर ये पूंजी बढ़ करके 48 हुई जो आधे साल के लिए रही। ठीक है, आप अगर इसको काटोगे तो देखिए क्या पाओगे, इससे कट गया ये 20 बार, ये 20 आ गया, इससे कट गया ये 24 बार, तो ये हो गया 44। तो ये 44 है, ये आपका 105 है, और ये आपका कितना है? 36 है। अब देखिए आप इनको सबको जोड़ो, ये टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट आपका 185 है, तो इस इनको सब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 40 40 185। देखो 185 यूनिट्स आपका प्रॉफिट है, जो रुपयों में असल में 1,85,000 है। ये आपके लिए सुराग का काम करेगा। और इसके बाद में आपको सी का प्रॉफिट चाहिए, तो वेरी सिंपल है, सी का प्रॉफिट कैसे आएगा? 185 में 185 का भाग दोगे, और सी का प्रॉफिट आपका 36 है, तो ये हो गया आपका 36,000 रुपये। वेरी सिंपल, पहला ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो जाए तो आपको खुद को भी ध्यान देना है। ठीक है, ये स्पेशली जब अनुपात पूछे जाते हैं ना, तब उसमें बहुत होता है। जैसे पिछले टेस्ट के अंदर पिता पुत्र की उम्र का अनुपात है, तो वहां पे क्रम आपको लास्ट में देखना क्वेश्चन के अंदर कि पुत्र और पिता का अनुपात पूछा है या पिता और पुत्र का, आपका सारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाली बात को ढंग से नहीं पढ़ा तो वो मतलब रिवर्स हो जाएगा। 2:1 की जगह असल में आंसर है वहां पे 1:2। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि ए बी 3 साल के लिए साझेदारी करते हैं, क्रमशः 16,000 रुपए और 22,000 रुपए का निवेश करते हैं। 1 साल के बाद में व्यवसाय सी भी व्यवसाय में शामिल सी को भी व्यवसाय में शामिल कर लिया जाता है। यदि सी 20,000 रुपए लगाता है तथा ए 2 साल बाद अपना साझेदारी वापस ले लेता है, 3 वर्ष के अंत में प्राप्त 11,730 रुपए के लाभ को वे आपस में किस तरह बांटेंगे? ठीक है, अब सुनो, यहां पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, एक तो है ए, एक है बी, और एक कौन है? सी। ठीक है, किसने कितना धन लगाया उस पर बात करते हैं। ए बी 3 साल के लिए साझेदारी करते हैं, ए और बी ने 3 साल के लिए व्यापार में साझेदारी की। ए और बी क्रमशः 16 और 22,000 रुपए लगाते हैं। देखिए, ए ने लगाए हैं 16,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 22,000 रुपये। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके।
1 साल बाद सी भी व्यापार में शामिल होता है और 20,000 रुपए लगाता है। सी भी आया, 20,000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हुआ। अब आगे की बात समझना, ए 2 साल बाद साझा वापस लेता है। ए ने अपना धन 2 साल ही रखा, सी पूरे समय तक रहा, सॉरी बी पूरे समय तक रहा, सी 1 साल बाद आया। अब पार्टनरशिप का एक ही फंडा, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। पूंजी को समय से गुणा कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो अपन ने ए से बात की, ए तुम 16,000 रुपए लगा करके कितने समय के लिए रहे, बोले 2 साल तक रहे हम, फिर वहां से निकल गए, कहा ना ए 2 साल बाद निकल गया। बी की बात कर तो बी जब आया था तब आया था, एंड तक बना रहा, तो 3 साल तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सी की बात करें तो सी 1 साल बाद व्यापार में शामिल हुआ है, जबकि व्यापार आपका 3 साल का है, तो आगे 2 साल उसका धन व्यापार में रहा, तो ये 2 साल। अब इसका जो रेशो आता है वो आपके लाभ और हानि का अनुपात होगा, ठीक है। तो ये 2 से ये कट गया, देखो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो तो वैसे ही कट गए। अब ये 2 से कट गया, ये 11 बार और ये 2 कट गया, ठीक है। तो फाइनली क्या रह गया यहाँ पे रह गया 16 अनुपात 11 तिया 33 अनुपात, यहाँ पे रह गया 20, ठीक है। अब 3 वर्ष के अंत में टोटल है आपका 11,730 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप इनको जोड़ दो, ठीक है। ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 3 2 5 6 69 यूनिट्स आपका प्रॉफिट है। एक बार चेक कर लो, हाँ जी यही हुआ ना, 10 40 और 50 60 और हाँ बिल्कुल 69 यूनिट्स आपका प्रॉफिट है, और वो आपका 11,730 रुपए के बराबर है। तो ये आपका सुराग रहेगा, है ना, कि भाई इतने इकाई इसके बराबर है। आपको सबसे पहले ए का प्रॉफिट लाना है, तो 11730 में 69 का भाग दोगे और गुणा आप करोगे किससे, 16 से, तो ये जो आपका निकल के आएगा वो किसका प्रॉफिट होगा, वो ए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप जो है पता कर सकते हो कि बी का कितना है और सी का कितना है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा ये आएगा 2720 रुपए, 2720 रुपए, ठीक है। तो यहां पे 2720 रुपए, ठीक है। उसके बाद में दूसरे के आ जाएंगे, आप जब गुणा करोगे 33 से तो आपका 5616 रुपए, ठीक है, 5610 रुपए, और अगले के आ जाएंगे 3400 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 2750 न होकर के 2720 है, ठीक है। बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है इनमें से, तो ये आपका राइट आंसर है, बट यहाँ पे 2750 न होकर के 2720 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ढंग से ध्यान देना। एक साझेदारी व्यवसाय में वीरेंद्र 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, नरेंद्र 1/2 पूंजी 1/2 समय के लिए, धीरेंद्र शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 2660 रुपए हो तो धीरेंद्र का लाभ कितना है, यह आपको कंफर्म करना है। यहां पे देखो पूंजी दी नहीं है, समय भी नहीं दिया है, सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। जितने भी पूंजी लगी है उसका 1/3 हिस्सा कौन देता है, वीरेंद्र, और उसका आधा हिस्सा कौन देता है, नरेंद्र, बच गया वो कौन देगा, धीरेंद्र, ठीक है। चलिए तो अपने काम करते हैं, अपन लिखते हैं कि ये वीरेंद्र है, वीरेंद्र के बाद में कौन है, ये नरेंद्र है, नरेंद्र के बाद कौन है, ये धीरेंद्र है, ठीक है। अब एक बात बताओ, लिखा हुआ है कि वीरेंद्र 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाता है। क्या आपको पूंजी पता है, क्या आपको समय पता है? तो आपको पूंजी भी पता नहीं, समय भी पता नहीं, जब पूंजी भी माननी पड़ेगी समय भी मानना पड़ेगा। तब एक काम कर सकते हो, आप पूंजी को x मान लो, समय को y मान लो। इससे बढ़िया है कि आप पूंजी को रुपयों में मान लो, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए, समय को 12 महीने का मान लो, ताकि कैलकुलेशन न्यूमेरिकल होगी तो आपके लिए आसान होगी। तो अपने काम करते हैं, पूंजी का 1/3 निकालना पड़ेगा, पूंजी का 1/2 निकालना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, पूंजी को मान लो 300 रुपए, पूंजी को कितना माना, 300 रुपए, ओके। और जो आपका समय है, समय को कितना मान लिया अपन ने, 12 महीने, 12 महीने। अब समझना आप, ठीक है, ये वीरेंद्र, नरेंद्र और धीरेंद्र, ये वीरेंद्र, ये नरेंद्र और ये धीरेंद्र। सुनिए, वीरेंद्र ने क्या बोला, वीरेंद्र ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई, 1/3 पूंजी, 300 का 1/3 कितना होता है, 100 रुपए, ओके। 100 रुपए 1/3 पूंजी, 300 का 1/3 100 रुपए, 1/3 समय के लिए लगाया। समय 12 महीने है, 12 महीने का 1/3 कितना होता है,
4 महीने, 4 महीने के लिए लगाया भाई, 12 महीने है ना, 12 महीने का 1/3 4 महीने। नरेंद्र की बात करें तो नरेंद्र ने आधी पूंजी, इसका आधा कितना होता है 150 रुपये, और 150 रुपये आधे समय के लिए लगाया। आधा समय का मतलब है कि 6 महीने, और बचा हुआ पूंजी धीरेन्द्र ने लगाया। तो देखो 100 और 150 250 रुपए तो लगा दिए, 50 रुपए इसने लगाए पूरे समय के लिए, 12 महीने के लिए, है ना। अब इनका रेशियो लेके आ जाओ आप, ठीक है। 50 से कट गया ये एक बार, ये 3 बार, और ये 50 से कट गया 2 बार, ठीक है। 2 ये कट गया, 2 से कट गया ये 3 बार, 2 से कट गया ये 6 बार, तो यहां पे रह गया 4:3 या 9:6, है ना। और इनके अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये हो गया आपका 19 इकाई टोटल प्रॉफिट है, जो आपका कितना है 2660 रुपए। अब आपको क्या करना है, धीरेन्द्र का प्रॉफिट पूछा आपसे, तो धीरेन्द्र का जब पूछा है तो बहुत इजी वे में आ सकता है। कैसे आएगा, आपको क्या करना है 2660 के अंदर 19 इकाई का भाग देना है, तो 1 इकाई का प्रॉफिट आया। धीरेन्द्र का 6 इकाई है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 840 रुपए हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 140 बार, और आगे जब आप जो है 6 यूनिट से गुणा करोगे तो 840 हो जाएगा। वेरी सिंपल है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने बी से तिगुना धन 1/4 समय के लिए लगाया, निवेशित किया। यदि कुल लाभ में ए को बी से 672.5 रुपीज कम मिले तो कुल लाभ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि यहां पे 2 लोग हैं, एक तो ए और एक बी। अब इसके अंदर इसने बोला है कि ए ने बी से तिगुना धन लगाया। पूरे पार्टनरशिप का फंडा है कि पूंजी को समय से गुणा कर दिया जाए। तो ये तो है ए और ये कौन है बी। ए ने बी से तिगुना धन लगाया, देखो लिखा हुआ है ए ने बी से तिगुना धन लगाया। बी ने अगर 1 रुपया लगाया है तो ए ने 3 गुना यानी कि 3 रुपया लगाया है। इतनी बात समझ में आ गई। ए ने बी से तिगुना धन लगाया, 1/4 समय के लिए लगाया। ए ने 1/4 समय के लिए लगाया। मान लो समय आपका 12 महीने है, तो बी ने लगाया 1 रुपया, ए ने लगाया 3 रुपया, ए ने 1/4 समय के लिए लगाया, यानी कि 12 महीने का 1/4 कितना होता है 3 महीने। 3 महीने के लिए धन लगाया, जबकि बी ने तो पूरे समय के लिए धन लगाया हुआ है, तो 12 महीने के लिए लगाया। तो देखो इनका हो गया ना, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, 3 से कट गया ये 4 बार, तो 3:4 ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है लास्ट में कि ए को बी से 672 रुपए कम मिले। अब देखो ए को बी से 672 कम मिलने का मतलब है ए को बी से कितना कम मिला है 1 इकाई, तो 1 यूनिट कम मिला है, जो कि 672.5 है। ये आपके क्या मिल गया, सुराग मिल गया, ठीक है। अब आपको कुल लाभ चाहिए है, तो अगर कुल लाभ की बात करें तो 672.5 में 1 का भाग दोगे, और कुल लाभ कितना है 3 और 4 7 इकाई, 7 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, ये पॉइंट लगा, 7 14 15 16 17 17 का 7 हासिल का 1, और 50 7 7 49 49 50 का 0 हासिल का 5 7 42 42 और 5 47 47075। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे ब्याज वाले क्वेश्चन आ गए। 1000 रुपए 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिए गए। पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष आपकी कितनी रहेगी 25% रहेगी। 3 वर्ष के बाद में कितना धन चुकाया गया, यह आपको पता करना है कि 3 वर्ष के बाद में कितना धन चुकाया गया। तो सिंपल सी बात है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, सुनिए 1000 रुपए आपका मूलधन है, समझना। हमेशा परसेंटेज टॉपिक को, सॉरी कम मतलब इंटरेस्ट टॉपिक को, ब्याज टॉपिक को परसेंटेज के अप्रोच से ही करना चाहिए मोस्टली, तो बहुत इजी वे में हो जाता है। ये अपने आप में 100% है, पहले साल 10% ब्याज लगेगा, इसका 110% पहले साल का मिश्र धन है। पुनः ये अपने आप में 100% है, क्योंकि अगले साल इस पूरे धन पर ब्याज लगेगा।
तो ये पुनः अपने आप में 100% है, 20% का ब्याज लगेगा तो इसका 120% हो जाएगा। ये अपने आप में 100% है, इस पर 25% का ब्याज लगेगा, ये 125% हो जाएगा। 00 00 00 0 0 ये कट गया, इस 0 से 0 कट गया। तो इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट आएगा, वो आएगा 1650, 1650 रुपए, यानी कि 1650 रुपए, ये आपका आंसर है। ठीक है, 650 रुपए टोटल ब्याज है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है। एक काम करें, ठीक है, माना कि धन था 1 रुपया, सीधा मैं फॉर्मूला बनाता हूं, देखना, धन था 1 रुपया, 1 प्लस दर क्या है, दर का ही तो पता नहीं है, बटे में 100। ठीक है, कि पावर चक्र कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष, और धन कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया, 1.44। यही बात है ना, इतना आपको समझ में आ गया। इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यार है ना, 1.44, ये पॉइंट हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे ना, ये एक इधर आ गया, 00 लग गया पास में, ये मान लो आप। ठीक है, अब एक काम करो, आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है आर तक। आर तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के बाद में फिर अपना आगे और कैलकुलेशन करनी है। तो इधर भी वर्गमूल किया, इधर भी वर्गमूल किया, तो 144 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, 12, 100 का वर्गमूल 10, ये हो गया आपका 1 प्लस आर अपॉन 100, क्योंकि स्क्वायर तो हट गया वर्गमूल करने से। अपन को आर तक पहुंचना है ना, दर लानी है, वार्षिक दर क्या है, 1 को उधर भेजो, तो आर बटा 100, 1 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 1, और माइनस का होगा तो यहां बचेगा 2 बटे में 10, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 गया इधर, 2 से गुणा होगा, 20% आपकी दर है, सिंपल। ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखना, 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी गई कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर हैं, तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है। सिंपल सी बात है, देखो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। 1500 रुपए का आपके पास धन है, आपने 2 भागों में उधार दिया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। आपको पता है कि हम बता चुके, हर चीज अपने आप में 100% है। उधार दिया गया पहला भाग भी अपने आप में 100% है, और दूसरा भाग भी अपने आप में कितना है, 100%। अब यहां पे क्या बोला है कि पहले भाग को 10% की दर पर 5 सालों के लिए उधार दिया, और दूसरे भाग की बात करें तो 12.5% की दर पर 4 सालों के लिए उधार दिया। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले भाग का ब्याज कितना बनेगा, 10% की दर पर 5 साल के लिए तो बनेगा 50%। दूसरे भाग में 12.5% की दर पर वो उधार दिया है 4 साल के लिए, तो वो भी बना 50%, और दोनों साधारण ब्याज बराबर है, ऐसा बोला गया है। तो आप ये मानो कि पहले धन का 50% और दूसरे धन का 50% इक्वल है, तो उन धनों का अनुपात कैसे आएगा, सीधा आप इनको क्रॉस कर लो, 1:1। इसका मतलब वहां पे धन बराबर बराबर था, जो मूल धन दिया गया था वो बराबर बराबर था। ठीक है, तो 1500 है ना, 1500 1 और 1 2 इकाई के बराबर है, 2 का भाग दिया, गुना किया 1 से, प्रत्येक भाग 750 रुपए का है, प्रत्येक भाग कितने का है, 750 का है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ो, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2613 रुपए, और समान दर से वो कितने वर्षों में 3015 रुपए हो जाएगी। अब आपको इसमें पता करना है, कैसे पता करोगे, तो सुनिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात है। कोई धनराशि 5% की दर पर 6 वर्षों में 2613, तो सीधा हिसाब कर लो भाई, 5% की दर से 6 वर्षों में 5 संग 30, तो ब्याज कितना बन गया, 30%। मूलधन अपने आप में 100% है, 5% की दर से 6 सालों में 30% का ब्याज बना, 130% मिश्र धन है, जो रुपयों में 2613 है, ये आपको सुराग मिल गया। ओके, अब मूलधन तो अपन ला ही सकते हैं, मूलधन कैसे लाएंगे, तो देखिए,
अपन को पता चल गया कि 130% 2613 के बराबर है। तो आप एक काम करो, 2613 में सीधा 130 का भाग दे दो, गुणा 100 से कर दो, तो ये आपका कितना हो गया, 13 दूनी 26, ठीक है। ये हो गया आपका 201 और 0 2010। ये सुनो, ये हो गया आपके 2010 रुपए। 2010 प्रिंसिपल है। वो कह रहा है कि 3015 रुपए बनने में कितना समय लगेगा। ओके, आप मिश्र धन कितना चाहते हो? आप मिश्र धन चाहते हो 3000, सुनिए 3015 रुपये। अब एक चीज बताओ मुझे, इसको ये होने में कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 1005, 1005 ही कम पड़ रहा है ना। तो 1005 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। यही बात है कि इस धन को 3015 रुपए ये कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपको 1005 रुपए का साधारण ब्याज कमाना है, तो आपको क्या पता करना है? दर तो आपको पता है, दर तो 5% की है। आपको समय पता करना है। मूलधन आपके पास है, आपके पास ब्याज भी है, आपके पास समय भी है, आपको केवल आपके पास दर भी है, आपको केवल और केवल समय ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? ये आपका साधारण ब्याज बराबर ये मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय का पता नहीं, बटे में 100, है ना। अब 1005 से 2010 दो बार कट गया, है ना। 5 दूनी 10 से ये कट गया, 10 आ गया इधर, तो ये 10 और उधर टाइम, टाइम 10 वर्ष है। तो कहने का मतलब ये आपका आंसर है 10 वर्ष। सुनिए, कोई धन 5% की दर से 6 सालों में 2613 हुआ है, तो वही धन इसी दर से 5% की दर से 10 सालों में 3050 हो जाएगा। वो धन कौन सा है पता कर लिया था हमने, 2010 रुपए, ठीक है प्यारे साथियों। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, ये कह रहा है कि 1800 रुपये, देखो समय कितना जो है विचित्र रूप में दिया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। 1800 रुपये 2 वर्ष 4 माह 20 दिन में इसका 9% की दर से ब्याज कितना बनेगा? सिंपल, देखो सबसे पहले अपन समय को मैनेज कर लेते हैं, समय को वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं, फटाफट से लागू हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ठीक है। 4 महीने 4 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, है ना। तो सीधा मैं यहां देता हूं 12 का भाग, तो 4 महीने 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये लो 1/3 वर्ष। ये सुनो, तो अपन ने 1/3 में मतलब 4 महीने को 1/3 वर्ष बना दिया। 20 दिन का क्या करेंगे? तो 20 दिन को पहले महीने में बदलो, महीने में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 30 का। 2/3 महीना दिन थे वो, पहले अपन ने उसको किस में बदला? महीने में, 2/3 महीना। अब इस महीने को वर्ष में कन्वर्ट करो, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भाग देंगे 12 का, 12 का भाग देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2 में 12 का भाग देने का मतलब है 12 के बटे में कुछ नहीं तो 1, ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा 1/12, तो ऊपर तो 2 ही रहेगा, 12 तिया 36। ये सुनो, अब एक काम करो, आपके पास टोटल समय कितना है? 2 वर्ष तो है ही, 1/3 वर्ष प्लस 2/36 वर्ष, तो आप इनको जोड़ दो, 1/3 वर्ष प्लस 2/36 वर्ष, तो एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया ना, ठीक है। 3 का भाग 12, 12 एकम 12 प्लस 36 का भाग 1 बार 2, ये हो गया आपका 14/36। ये सुनो, अब टोटल समय की बात करें तो 2 वर्ष और है ना, तो 2 वर्ष प्लस 14/36, तो ये 14, ये देखो इसको सरल करोगे, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 और ये आपके 14 लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 86/36। ये सुनो, ठीक है। अब इसको अपन को आगे बढ़ाना है, समय तो आपका ये हो गया 86/36, ठीक है। ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया टोटली, ये वर्ष हो गया, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मूलधन इंटू दर, दर अपनी 9% है, इंटू समय, समय अपना कितना है? 86/36 बटे में 100। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, 0000 कैंसिल, 18 दूनी 36 और 2 से ये कट जाएगा, ये कट गया 43 बार, अब 9 से गुणा कर दो, ठीक है। 9 तिया 27 का 7, हासिल का 2, 9 से 37, 37 38, ये आपका 387। समय को कन्वर्ट करना, आपको वर्षों में कन्वर्ट करना है सब कुछ, सिंपल सी बात है। आप अगर महीनों में रखते तो यहाँ पे वापस 12 का भाग दे देते, हो जाता मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए अपने मित्र को 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए तथा दूसरे मित्र को 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए। दोनों ब्याज का अंतर कितना है? चुटकियों का खेल है, देखना कैसे होगा ये। सुनिए, ये इस प्रकार से होगा कि 5,000 रुपए दो लोगों को उधार दिए हैं। एक को तो दिए हैं 10% की दर पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर, और दूसरे को दिए हैं 10% की दर पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर। तो अपन अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये पहले मित्र की बात कर लेते हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाले की बात कर लेते हैं। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए, पहले मित्र को 10% की दर पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया है ना, तो पहले साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल का 10%, तो टोटली साधारण ब्याज आपका कितना हो गया? 30%। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में आएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का 10%, दूसरे साल 10 तो हो गई, पहले साल के ब्याज का ब्याज यानी 1% और लगेगा, है ना। तो दूसरे साल कितना हो गया? 11%। समझ में आई बात? तीसरे साल चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 11% तो होगा ही, प्लस पहले साल का 10% और लगेगा, यानी 1.2%, नहीं 1.1%, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.1%। इस प्रकार से करते करते आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो हो गया 10 और 11 और 12.5, ये हो गया आपका 33.1%। ये सुनो, अब एक बात बताओ, पहले मित्र से प्रतिशत के रूप में वापस रिटर्न कितना होगा? 30%, और दूसरे मित्र से प्रतिशत के रूप में वापस रिटर्न कितना होगा? 33.1%। तो उसको दूसरे मित्र से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 3.1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। दोनों ब्याज में अंतर कितना होगा? तो अंतर आपको पता करना है, तो आप सीधा कर लो। 5,000 रुपए का 3.1% कितना होता है देख लो, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, ये जीरो कट गया, इसको हटाने में, पॉइंट को हटाने में 5 से कम 5, 5 दिया 15, 155 रुपए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? सुमनेश कमलेश ने 30 और 25,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद रमेश 40,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। सुमनेश ने व्यापार में 5,000 रुपए निकाल लिए, कमलेश ने 5,000 रुपए और लगा दिए। वर्ष के अंत में इनका लाभानुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात लास्ट में पूछा है। देखो, पार्टनरशिप का एक ही फंडा है, और वो फंडा क्या है कि कौन सी कैपिटल कितने टाइम के लिए लग रही है, कैपिटल को उस टाइम से गुणा कर लो, पूंजी इंटू समय। चलो अभी अपने इसका हिसाब किताब करते हैं। एक तो है सुमनेश, कौन है? सुमनेश, और दूसरा कौन है? कमल, और तीसरा कौन है? ठीक है, रमेश। ओके, दूसरा है कमल, कमल, और आगे है रमेश। समझना बात को। सुमनेश और कमल ने 30 और 25,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो इसने लगाए, सुमनेश 30,000 रुपए, इसने लगाए 25,000 रुपए। 6 महीने बाद रमेश 40,000 रुपए लगा करके व्यापार में शामिल होता है। इसने लगाए 40,000 रुपए, 6 महीने बाद लगाए। अभी टाइम का हिसाब बाद में करेंगे, पहले अपने पूंजी लिख दी, ठीक है। सुमनेश ने देखो क्या लिखा, 6 महीने बाद रमेश 40,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, ओके। तथा सुमनेश ने व्यापार से 5,000 रुपए निकाल लिए। ये कब की बात है? 6 महीने बाद की। तो सुमनेश का हिसाब करते हैं। सुमनेश को अपन ने कहा कि भाई 30,000 रुपए लगा करके तुम 6 महीने तो रहे व्यापार के अंदर, फिर तुमने पूंजी को बदल दिया, तुमने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो सुमनेश अब तुम्हारे महज 25,000 रुपए ही हैं, और वो अगले 6 महीने रहेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। कमल ने 5,000 रुपए लगा दिए। कब? जब ये आया ना रमेश, तब कमल ने 5,000 रुपए लगा दिए। तो कमल ने 25,000 रुपए तो 6 महीने के लिए रखे, फिर 5,000 रुपए और लगा दिए, तो इसके हो गए 30,000 रुपए, और वो अगले 6 महीने रहेंगे। जबकि रमेश के तो आपके 40,000 रुपए 6 महीने बाद रमेश आया है ना, तो 1 साल का व्यापार है, तो अगले 6 महीने के लिए रमेश का धन रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इनको जो है आप गुणा करके, इनको तो क्या करना है, गुणा करके जोड़ना है, और वो तो सीधा ही हो जाएगा, क्या चौक 24, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, इसमें से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन आ गया ना, तो यहां अंदर बच जाएगा 55,000। समझ में आ गई बात? इसमें से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 35 + 30 55,000, है ना। और इसके तो 40,000 इंटू 6 है ही। अब देखो 6 से 6 कट गया, आपको गुणा भी करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो 000 से 000 कट गया। अब
5 से काटोगे तो ये 11 बार और ये 11 बार, और ये 8 पंजे 40, ये 11 11 और 8, ये आपका आंसर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये सुनो, सिंपल सी बात है, पूंजी इंटू समय करना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एक निर्माता ने एक मशीन 10,50,000 रुपए में 1 जनवरी 2008 को क्रय की। 2 वर्ष उपयोग करने के बाद में मशीन का मूल्य 5,90,625 रुपए रह गया। 2 वर्षों में मशीन के मूल्य में हुई कमी की वार्षिक दर क्या है, यह आपको पता करना है, ठीक है। वृद्धि एवं ह्रास दर का क्वेश्चन है। देखो आप एक चीज समझ लो, वृद्धि एवं ह्रास दर है ना, वो पूरी तरह से प्रतिशत वाला मामला है, प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज खुद अपने आप में प्रतिशत ही तो है। अब देखना परसेंटेज वाले मामले से मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूं। क्या बोला इसने कि एक निर्माता ने एक मशीन को 10,50,000 रुपए में 2008 की शुरुआत में खरीदा 1 जनवरी को। 2 वर्ष के बाद में तो 590 ही रह गए, 625 रुपए और साथ में। तो किस दर से इसका मूल्य डिक्रीज हुआ, ह्रास, मूल्य कम हुआ ना, वो किस दर से हुआ। एक काम करो, ये आपका 10,50,000 रुपए धन है ना, 10,50, ओके। ये 1 माइनस R/100 की दर से डिक्रीज हुआ 2 साल तक। आप कहोगे सर वहां पे तो फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐसे आता है ना, 1 प्लस दर बटे में 100 की पावर चक्र, तो वहां पे दर माइनस में थोड़ी जाती है। आपने किसी को उधार दिए पैसे, तो वहां पे ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भाई मैं तुझे और पैसे दूंगा, यानी दर माइनस में थोड़ी डालोगे आप, है ना। जबकि यहाँ पे तो मूल्य गिर रहा है, वहां पे तो ब्याज बढ़ेगा, मूल्य गिरेगा तो आप माइनस में डालोगे ना, ठीक है। जैसे कि मान लो 5% मूल्य गिरा, तो आप यहाँ पे 1 माइनस 5 बटे में 100 करोगे ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 100 एकम 100, 100 में से 5 के तो 95, 95 बटे 100 आएगा ना, तो इसका मतलब उसका मूल्य 95% रह गया। इस वजह से यहाँ पे ह्रास में हमेशा माइनस लगेगा, वृद्धि में हमेशा यहाँ पे प्लस लगेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला इस टाइप से यहाँ पे लागू होगा। और आपका जो है ना, प्रॉपर आवाज वगैरह आ रही है भाई, दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये 2 साल के बाद में आपका धन पहुंचा है 5,90,625 पर, ओके। आप इसको उधर भेजो, यहां पे रह गया 1 माइनस R/100 का होल स्क्वायर बराबर 5,90,625 बटे में 105, है ना, फिर 0,0,0,0। अब सुनिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका उसमें भाग दो, ठीक है। एक काम करो, आप ऐसे भाग नहीं दे पाओगे, टू गड़बड़ हो गया। ऊपर क्या है 5,90,625, यही है ना, ठीक है। बटे में क्या है 105 इंटू, मैं इसको 1,0,0,0,0 लिख देता हूं। अब क्या होगा, 105 का भाग इसमें सीधा चला जाएगा, ये जाएगा 56-25 बार। कितनी बार, 56-25। अब अपने पास क्या रह गया, 1 माइनस R/100 का होल स्क्वायर बराबर 56-25 बटे में 1,0,0,0,0। अब दोनों तरफ आप वर्गमूल करो, ठीक है। अब देखो 56-25 का वर्गमूल क्या होगा, 8 और 7 56 होता है ना, 7 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 7 और पीछे 5। और अब यहां पे देखिए, यहां पे ये क्या रह गया, 10,000 का वर्गमूल निकल जाएगा 100। अब यहां पे वर्गमूल से ये स्क्वायर हट गया, 1 माइनस R/100। अब आप 1 को उधर भेजोगे, यहां पे माइनस R/100 है, 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो इसमें से 1 घटेगा तो 100 एकम 100, 75 में से 100 गया तो माइनस का 25, माइनस का 25 बटे में 100, 100 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो क्या, ह्रास दर जो है, ह्रास दर आपकी 25% आ रही है। पहला आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस पे लागू होता है वृद्धि और ह्रास वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, क्लियर, ठीक है। इस माइनस का ध्यान रखना, प्लस में नहीं लोगे इसको, क्योंकि ह्रास हो रहा है ना, ओके। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको तसल्ली से पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात क्या होगा, यह आपको पता करना है। वेरी सिंपल, सुनो, यदि
एक सेकंड, ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कैसे हो रही है, मुझे कुछ और दिख रहा है। एक सेकंड, हाँ यही तो है ना। ओके, हाँ जी हाँ जी, मैंने उस पे ये क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक मूल्य आपकी 1.5 लाख है तथा 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 12,6960 रुपए रह गया, तो उसके मूल्य में हुई ह्रास दर आपको पता करनी है। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, चक्रवर्ती ब्याज वाला, और उसमें आप क्या करोगे, सेम पैटर्न से आप 1 - लोगे। देखो आपका 150,000 है ना, 1 - लोगे ना R/100, चक्र कितने हैं, 2 वर्ष, और बराबर आप कहां पहुंचे, आपका मूल्य पहुंचा 126960 पर पहुंचा है ना। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, आप उसको उधर लेके आओगे तो यहां रह गया 1 - R/100 का स्क्वायर, ये रह गया 12696 बटे में, ये देखो 15 इंटू, आप एक काम करो, सुनो, इस जीरो को मत हटाओ, ये जीरो रहने दो, इस जीरो से मत काटो, बटे में 3 की जगह 4 जीरो हो जाएंगे, 1 0 0 0 0, इससे अपन क्या वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो है ही, आप इसको इससे काटोगे ना 15 से, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 1 - R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 15 से काट लो। ठीक है, 15 से काटने पर ये आपका कटेगा 8464 टाइम, और बटे में आपका क्या रह जाएगा 10000। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दोनों तरफ वर्गमूल करोगे ना, तो देखो 8464 इसका वर्गमूल निकलेगा 92, तो यहां पे क्या रह गया 1 - R/100, इसका निकल गया 92, और इसका निकल जाएगा 100, एक को उधर भेजो, तो यहाँ पे -R/100, एक जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस होगा ना, तो 100 इंटू एक तो 100, 92 में से घट गया तो 8/100, ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, बराबर -8/100, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आपका जो ये ह्रास दर है ना वो कितना आ रहा है 8%। ठीक है, 8%। ओके, तो ये आपका आंसर है, यस और नो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, यदि मूलधन एवं कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन एवं ब्याज दर का अनुपात क्या है। चुटकी का खेल है, देखो मैं आपको बताऊं, सुनो, मूलधन, ये आपका मूलधन, ठीक है, और ये आपका ब्याज, मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या है, मूलधन और ब्याज का अनुपात है 5:2, 5:2। अब एक बात बताओ, कितने समय का ये मसला है, ये है आपके 5 साल का मसला है, 5 साल में 2 रुपए ब्याज बना, मूलधन कितना था 5। अच्छा, आपको दर का कंपैरिजन लेना है, तो आपको दर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है भाई, इतना तो अपना दिमाग चलता है क्या, कि ये तो आपका मूलधन है, ठीक है, अब यहां पे आपको दर लानी है, तो मूलधन तो आपका 5 रहेगा ही रहेगा ना। अब ये ब्याज जो है ना, ब्याज है 5 साल का 2 रुपये, तो दर आपको 1 साल का ब्याज देगी ना, तो मूलधन और 1 साल का जो ब्याज है वही अनुपात किसका हो गया, मूलधन और दर का। तो ये जो 2 रुपये है ना, इसमें 5 का भाग दे दो, 5 साल का भाग दे दिया इस ब्याज के अंदर, ब्याज के अंदर 5 साल का भाग देते ही 1 साल का ब्याज आ गया, और 1 साल का ब्याज ही उसका दर कॉन्सेप्ट हो गया 25 25:2 है क्या इसमें ऑप्शन में, वापस अनुपात का क्रम देख लेना, मूलधन एवं ब्याज दर का अनुपात 25:2, ये आपका राइट आंसर है, यस सुनो। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। चलिए अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सिंपल सा है। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% की दर से 2200 रुपए और 8% की दर से 2320 रुपए हो जाती है, तो समय अवधि कितनी है। एक बात बताओ, दर 5% थी, की जगह अगर 8% करते हो, यानी कि 3% एक्स्ट्रा कर देते हो, तो आपका जो है 2200 से ये हो जाएगा 2320, यानी कि 120 रुपए बढ़ गए,
120 रुपए बढ़ गए। ठीक है, अब एक बात बताइए, 120 रुपए किसकी बदौलत बढ़ गए? 3% की बदौलत। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पे 3% जो है ना वो 120 रुपये है ना। तो आपका 1% कितना हो गया फिर? 120 में 3 का भाग दे दो, ये 40 रुपये हो गया ना। 1% 40 रुपये हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 5% की दर अगर उससे अपन लागू करें तो 1% का 40 रुपया, तो 5% का 200 रुपया। तो अब अगर आप मूलधन लेने जाओगे तो मूलधन आपका कितना है? मूलधन है आपका 2200। 2200 में सॉरी, मूलधन कितना है? 2200 में से 200 घटाओगे, ये आपका हो गया 2000 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहां पे आपको पता करना है समय, है ना। तो एक बात बताओ, ब्याज ब्याज कितना है? ब्याज ब्याज आपका टोटल है 200 रुपए, और 200 रुपए ब्याज किस पर लगा है? 2000 पर, और दर क्या है? 5%। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अब यहां से समय आ जाएगा, है ना, वेरी सिंपल। 0000 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इससे कट गया ये, 2 रह गया, 2 वर्ष। आपको कहते तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ा। अरे भाई आप ऐसे समझो, समय को इग्नोर कर दो एक बार के लिए ना, समझना, समय को इग्नोर कर दो। समय जितना भी है, लेकिन 5% से 8% लाने में, 3% इंक्रीज करने में 120 रुपए इंक्रीज होते हैं। आप इसको इकाई मान लो, टोटल ब्याज 5 इकाई है, 5 इकाई से 8 इकाई जाने में 3 इकाई बढ़ता है, और उधर 2200 से 2320 हो जाता है, तो 120 रुपए। तो कहने का मतलब है कि 3 इकाई का मान 120 रुपए है, तो 1 इकाई का मान 40 है, तो 5 इकाई का मान कितना है? 200 रुपए। तो इसके अंदर 5 इकाई का मान यानी कि ब्याज इसमें छुपा हुआ है। तो 2200 रुपए में से ये 200 रुपए, 5 इकाई का मान निकाल दिया, तो 2000 रुपए आपका मूलधन है। अब यहां से आप कैलकुलेशन को वापस कर दो, कैसे कि मूलधन कितना है? 2000 रुपए, दर कितनी है? देखिए दर कितनी है, तो 5%। ठीक है, समय पता करना है, तो देखो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 बराबर ब्याज, ब्याज 200 रुपए अपने लगा दिया, समय आ गया 2 वर्ष का। ये सुनो, आप इसमें भी लागू कर सकते थे। 3 इकाई का मान 120 रुपए, तो 1 इकाई का मान कितना हो गया? 40 रुपए। तो 8 इकाई का मान 8 चौक 32, 320 रुपए, यानी इसके अंदर 320 रुपए छुपा हुआ है, वो ब्याज है। इसमें से घटा दो, 2000 रुपए मूलधन है। ठीक है, फिर आप जो है यहाँ पे 8 लगा के वहां पे 320 लगा के, तो भी 2 वर्ष आता। तो इस प्रकार की बात है। ठीक है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 5000 रुपए की राशि पर 5,000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को तिमाही परिकलित किया जाए। ठीक है, यानी कि यहां पे जो कंडीशन है वो त्रैमासिक है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अपने काम करते हैं, देखो 5,000 रुपए मूलधन है, दर कितनी है? 8% प्रतिवर्ष, लेकिन समय कितना है? 9 महीने। ठीक है, और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर शर्त है। एक चीज समझो आप, 9 महीने को तिमाही शर्त पर डालोगे तो 3-3 महीने के 3 चक्र हो गए। कितने चक्र हो गए? 3 चक्र। ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहां पे 18% वार्षिक, सॉरी 8% वार्षिक दर है प्रतिवर्ष। 1 साल की दर है 8%। 1 साल का मतलब 12 महीने। तो अगर अपन इसको 6 महीने में लेके आवे तो 4%, 3 महीने में लेके आवे तो 2%। तो कहने का मतलब त्रैमासिक यानी तिमाही दर देखें तो 2% तिमाही, 2% तिमाही। तो चक्र तो हो गए 3 और दर हो गई आपकी 2%। अब एक काम करो, आप जो है 5,000 रुपए मूलधन है, इस पर पहले चक्र पहले 3 महीने का ब्याज लगेगा 2%। तो सीधा ये अपने आप में 100% है, इसका 102% कर लो, है ना। ये पहले 3 महीने का हो गया चक्रवर्ती मिश्रधन, फिर अगले 3 महीने में 2% ब्याज लगेगा, तो इसका 102% कर लो। ये 3 और 3 6 महीने का चक्रवर्ती मिश्रधन, फिर अगले 3 महीने में वापस 2%, तो 102%। तो ये हो गया 3-3 6-3 9 महीने, 9 महीने में मिश्रधन ये है, और ये आपका आएगा 5306.04। आप कहोगे कि सर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे?
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डबल जीरो कैंसिल, इससे कट गया ये 2 बार, फिर इन तीनों को गुणा करो, फिर इनको जो है करके ही आ जाएगा। लेकिन आप अगर इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हो ना, तो फिर आपको थोड़ी सी हाई अप्रोच सोच लानी पड़ेगी। वो ऐसे, अगर मुझे ये क्वेश्चन करना हो तो कैसे सोचेंगे, देखो भाई 5,000 रुपए मूलधन है, इसका 2% कितना होता है, ठीक है, 5,000 का 1% 50, 2% 100 रुपए। तो ये पहला पहला 3 महीना, ये अगला 3 महीना, और ये अगला 3 महीना, तीन तीन, चलो मैं यहाँ पे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लूं, ये 3 महीना, ये 3 महीना, और तीसरा 3 महीना। अब एक बात बताइए, हर 3 महीने का ब्याज कितना लगता है, 2%। ये तो आपको पता है। 5,000 रुपए का 2% कितना होता है, 100 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज 100 रुपये, अगले चक्कर में ब्याज 100 रुपये तो होगा ही, प्लस पहले चक्कर के ब्याज का ब्याज लगेगा ना। तो पहले चक्कर का ब्याज कितना है, 100 रुपये, 100 रुपये का 2%, 2 रुपये ब्याज और लगेगा, तो हो गया 102 रुपये। अब तीसरे चक्कर में 102 रुपये तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस इससे पहले चक्कर के ब्याज का ब्याज, ये सुनो, तो इसके पहले चक्र के ब्याज का ब्याज, यानी इसका 2%, है ना। तो अब एक बात बताओ, 102 का 2% कितना होता है, देख लो, ये हो गया 2 दूनी 4, फिर 0, 2 एकम 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट, 2.04, है ना। तो ये हो जाएगा 2.04, तो ये हो गया आपका 104.4। अब आप एक काम करो, ये पहले 3 महीने का ब्याज प्लस ये दूसरे 3 महीने का प्लस ये तीसरे 3 महीने का, तो ये तीनों जोड़ोगे ना, 1 2 और 3, तो ये आपका आ जाएगा 306.04। ये 04 है भाई, 04 ओके, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये कैलकुलेशन, ये अप्रोच आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, आप देखना, 8 या 24, 25, 26 और 27, ये हो गया 27/8, 27/8। यानी कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27/8 गुना हो गई। 27/8 गुना होने का मतलब ये है कि 27 तो मिश्र धन है, 8 आपका मूलधन है। क्यों, क्योंकि मतलब ऐसे ही तो लिखोगे ना कि आपका जो मिश्र धन है ना वो कितना है, तो आप लिखोगे कि मूल धन का 27/8 गुना, ऐसा ही तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ये सुनो, मिश्र धन मूलधन का 27/8 गुना, तो मूलधन आपका कितना है 8, और मिश्र धन आपका कितना है 27। अब आपको दर पता करनी है, ऐसा हुआ 3 साल में, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 कि चक्र 3 बराबर मिश्र धन, दर अपन ला रहे हैं ना, ठीक है। चलिए 8 को उधर भेज दो, तो यहां पे रह गया 1 प्लस R/100 का होल क्यूब बराबर 27/8। अब यहां पे आप एक काम कर सकते हो, दोनों तरफ घनमूल कर दो, वर्गमूल नहीं, घनमूल, घनमूल यानी तीसरा मूल। तो इसका घनमूल करोगे तो ये तो निकल गया 1 प्लस R/100, और 27 का जो आपका घनमूल क्या हो जाएगा 3, और बटे में कौन है 8, 8 का घनमूल क्या निकल जाएगा 2। अब एक को उधर भेजो, यहाँ पे R/100 है, तो एक उधर जाएगा, तो इसमें से एक घटेगा ना, तो 2 एकम 2, 3 में से एक गया, तो 1/2, 1/2, 100 उधर जाएगा, तो दर क्या हो जाएगी 100 उधर जाएगा तो गुणा होगा ना 100, 50%, 1/2 इंटू 100, तो इससे कट गया 50 बार, तो दर आ गई आपकी 50%, ठीक है। दर आपकी कितनी है 50%। ये सुनो, ये आपका आंसर है, क्लियर। तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब आपको आगे लेके चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। अब यहां पे किस्तों वाला मसला आ गया, और बहुत तसल्ली से समझो, ये चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों की बातें, ठीक है। किस्त अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन लेंदी होती है, लेंदी कैलकुलेशन है। इस वजह से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में मोस्टली या तो 2 समान किस्तें या 3 समान किस्तों को लेकर के आपसे वो बात करेगा, और मैं आपको 2 शॉर्ट फॉर्मूला देता हूं जिनके माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज की 2 समान किस्तें और 3 समान किस्तें दोनों ही सॉल्व हो जाएंगी। तो सुनिए, अगर 2 समान किस्तें हो, देखना 2 समान किस्तें हो, 2 समान किस्त हो तो प्रत्येक किस्त
प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा, हो तो प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, पी बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अब आप कहोगे क्या तो P है, क्या A है, क्या B है, इनका मतलब क्या है? ठीक है, P का मतलब तो है ऋण, P का मतलब तो आपने जो लोन लिया वो। ओके, A और B का मतलब क्या है? A और B का मतलब आप समझ लो, अगर दर मान लो दर आपकी 10% है, तो एक चीज बताइए मुझे, 1+R/100 जो अपन लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, है ना, दर अगर 10% तो यहां क्या लिखेंगे 10, 100 एकम 100, 100 और 10 110, 110 बटे में 100 भिन्न बनेगी कि नहीं बनेगी? ये सुनो, तो देखिए आप आगे की बात मैं आपको समझाता हूं। दर अगर 10% है तो भिन्न बनेगी 110 बटे में 100। बोलो क्या बनेगी? 110 बटे में 100। हमेशा ये 0 0 कट गया ना, हमेशा ये हर तो आपका A होगा और अंश आपका B होगा, अंश आपका क्या होगा? B होगा। बस ये ध्यान रखना है, P तो आपका लोन है यानी कि ऋण है ना, ये तो आपका वो धन हो गया जो आपने उधार लिया है या किसी को दिया है। दर के आधार पे जो फ्रैक्शन बनेगा, जो भिन्न बनेगी, उसका हर तो आपका A का काम करेगा, उसका अंश आपका B का काम करेगा। दो समान किस्त होने पर, ओके, दो समान किस्त होने पर पी बी स्क्वायर ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लागू होगा। और तीन समान किस्त होने पर, देखना इधर, तीन समान किस्त होने पर, तीन समान किस्त, और उस पर प्रत्येक किस्त की अगर बात करें, ध्यान देना, प्रत्येक किस्त की बात करें तो फॉर्मूला बनेगा पी बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? एक चीज आप देखो, सुनो, यहां पे बताओ मुझे, पी आपका कितना है, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना है? 66,200 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। तो 10% होने के कारण भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बनेगी आपकी 110 बटे में 100। 0 0 कैंसिल, ये तो बी का काम करेगा और ये ए का काम करेगा, है ना। तीन समान किस्तें हैं तो किस्त का फॉर्मूला कौन सा लागू होगा? किस्त का फॉर्मूला लागू होगा पी बी क्यूब अपॉन ए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लागू होगा। अब यहां पे समझना, प्रिंसिपल आपका 66,200 है इंटू बी क्यूब यानी 11 का क्यूब, समझ रहे हो ना, 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 बटे में ए यानी कि 11, ए स्क्वायर, ए कौन है? 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121, प्लस ए बी यानी इन दोनों को गुणा करो, 10 इंटू 11 110 हो गया। ये सुनो, तो ऊपर है 66200 इंटू 1331 बटे में 11 इंटू, इनको जोड़ो, 1 2 300, 331 हुआ ना। अब इससे ये कटेगा कितनी बार? यहां पे ये 10 आएगा ना भाई, ए की जगह 10 आएगा ना, वो गड़बड़ है, ये 10 देखो, तो इससे ये कितनी बार कट गया? तो सही है, ओके, 200 बार। इससे ये 0 कट गया, है ना। अब ये इससे गुणा कर लो, 0 2 6 6 2, 26,620, देख लो कौन सा है, 26,620, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर दो समान किस्तें होंगी तो पी बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, और तीन समान किस्तें होंगी तो पी बी क्यूब अपॉन ए, देखो ये तो हो गई है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहां पे ए और बी आपको पता है दर के हिसाब से, ऊपर वाला तो जो है फ्रैक्शन जो बनेगा उसका ऊपर वाला बी, नीचे वाला ए। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? एक चीज बताओ, 1/8 की वृद्धि हो रही है यानी कि वो 8 का है, देखो सुनना, वृद्धि हो रही है 1/8, सीधा दिमाग लगाओ आप, तो होगा कितना? वो 1/8 की वृद्धि हो रही है। 1/8 की वृद्धि होने का मतलब ये है
कि वो 8 है तो 1 बढ़ जाएगा, 8 में से 1 बढ़ेगा, तो वो होगा कितना, 9/8। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 8 में से 1 बढ़ने का मतलब वो 9 हो गया। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं कि 64 सेंटीमीटर, कितना, 64 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। अब वो हर वर्ष 9/8 होगा, क्योंकि बढ़ेगा 1/8, तो अपन सीधा 9/8 इंटू 9/8 कर देते हैं ना, तो नम नम 64, ये कट गया, नम नम 81 रह गया, 81 मीटर। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो जी, ये कौन है, 64 का 1/8 कितना हो गया, 8, है ना, तो आपका ये पेड़ कहाँ पहुंचा, 72 पर, फिर 72 का 1/8 कितना हो गया, 9, तो 72 प्लस 9, है ना, ये 81 पे पहुंचा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वापस किस्त वाला आ गया। क्या बोल रहा है, नहीं किस्त वाला नहीं, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और इस अनुपात में पूंजी लगाई। 4 माह बाद ए ने अपने भाग का 50% मतलब अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपए हो तो उसमें बी का भाग कितना है। अब एक चीज समझो, आप बात को तसल्ली से समझना, पहले इसको सॉल्व कर दो। पूंजी का अनुपात ये हो गया आपका 5 या 15, 15 इंटू 7 105। तो ए बी सी ने जो पूंजी लगाई है ना, वो अपन उसका हिसाब कर लेते हैं। ए ने लगाई है 105, ओके, बी की बात करते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 4 40, ठीक है, और सी की बात करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 36, यानी कि इन्होंने जो पूंजियां लगाई है ना, वो लगाई हैं 105 अनुपात 40 अनुपात 36 में, है ना। आप अपने सरल कर दिया इसको। फिर देखिए 4 महीने बाद, सुनना, 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर ली। अब एक बात बताओ, 4 महीने बाद, अपन इसका हिसाब वर्षों में करते हैं, तो 4, 1 वर्ष का पूरा मामला है, 4 महीने का मतलब है 4 महीने में 12 का भाग दे दो, 1/3 वर्ष। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, सुनिए, तो 4 महीने का मतलब है कि 1/3 वर्ष। तो ए ने क्या किया कि 105 रुपये 1/3 वर्ष तो रखे, कैलकुलेशन देखना आगे की, बहुत मजा आ जाएगा आपको। 1/3 वर्ष तो रखे, उसके बाद में उसने क्या किया कि जो 105 रुपये हैं, भाई कॉन्सेप्ट ये है कि पूंजी इंटू समय किया जाए, तो पूंजी को समय से गुणा करोगे तो लाभ का अनुपात आएगा। 105 रुपये 4 महीने रहे, यानी कि 1/3 वर्ष रहे। फिर आगे आगे इसने अपने धन में 50% की वृद्धि कर दी, तो अब 105 न रह करके 105 अपने आप में 100% है, इस 105 में 50% की वृद्धि होने का मतलब है 105 का 150% हो जाना, 105 का 150% हो जाना। आई समझ बात? अब सुनिए, 105 का 150% यानी 105 में 50% की वृद्धि हो गई, ये कितना रहेगा, 4 महीने बाद चेंजेस हुए हैं, अगला मतलब 1 साल का टोटल टाइम है, तो 1/3 वर्ष तो गया, अब आगे 2/3 वर्ष बचे हैं, तो ये पूंजी 2/3 वर्ष रहेगी, अनुपात। ठीक है, बस ये हो गया। अच्छा, बी और सी ने तो अपनी पूंजी में कोई हेर फेर किया ही नहीं है, तो इसका मतलब इनका समय तो पूरा 1 वर्ष है, इसको 1 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, है ना, तो 3 से कितनी बार कट गया, 35 बार, 35 बार कट गया ना। ठीक है, अब आगे देखना इसको, ओके, तो ये आपका हो गया 3, ये हो गया 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो टोटली आपका कहां पे पहुंचा, ये हो गया 3 3, हाँ, इसको इसको जोड़ दो, 140 अनुपात 40 अनुपात 36। अगर आप 4 से काटना चाहते हैं तो 4 से काट भी सकते हैं। ठीक है, 4 से कट गया 9 बार, 4 से कट गया ये 10 बार, और ये 4 से कितनी बार कट गया, ठीक है, 35 बार, 35 बार तो कटेगा, 4 × 12 5 20, बिल्कुल 35 बार कटेगा। ये इनके लाभ का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ आपका 21,600 है, तो इसको आप जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 और 9 14 का 4 हासिल का 1, और ये 54 ही हुआ ना, यस 54 यूनिट्स। ओके, 54 यूनिट्स जो है
वो आपका टोटल लाभ है 21,600 रुपए के बराबर हो गया। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको सुराग मिल गया। बी का हिस्सा लाना है। अब बी का हिस्सा कितना होगा, तो वही 21,600 में 54 का भाग दे दो, और बी का हिस्सा कितना है 10, है ना। कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेना, इससे कट गया ये 400 बार, 400 इंटू 10, 4,000 रुपये, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राइट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वापस किस्त वाला है ना। हाँ जी। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती हैं, उधार ली गई राशि कितनी थी। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि यहाँ पे किस्तें कितनी हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 समान किस्तें हैं, तो प्रत्येक किस्त का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अपॉन यानी प्रिंसिपल बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ये बात आपको समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहां से जो अमाउंट है वो वहां रखते हैं। देखो दर कितनी है 5% वार्षिक, तो दर 5% हुई, इसका मतलब ये हो गया आपका 105 बटे में 100, भिन्न बनी कि नहीं बनी 105 बटे में 100, 5 से कट गया ये आपका 21 बार, 5 से कट गया ये आपका 20 बार, ठीक है। और किस्त कितनी है 17,640, तो अपने यहां पे लिखेंगे किस्त की जगह 17,640, किस्त आपकी 17,640 बराबर प्रिंसिपल पता नहीं है, वो ऋण उधार ली गई राशि तो पता करनी है, ऋण पता करना है, ठीक है, इनटू बी स्क्वायर, बी आपका कितना है 21, 21 का स्क्वायर बटे में ए आपका 20 है, ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 21। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम आगे लेके चलते हैं, ये आपका 17,640 बराबर ये आपका P है इनटू ये 441 हुआ ना बटे में ये आपका हो गया 20 इनटू ये हो गया आपका 41, ठीक है। तो अब ये इससे कटेगा, कितनी बार कटेगा 40 बार कटेगा ना, बिल्कुल 0, 4 का 4, 416 का 6, हासिल का 1, 16 1 17, बिल्कुल 4 बार कट गया। अब ये दोनों आएंगे इससे गुणा होंगे, तो देखो ये कौन है 40 इंटू 20 इंटू 41, है ना, ये प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, 2 तो 0 लग जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 32,800, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए तो ये लागू हो रहा है पूरी तरह से फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया गया। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। अच्छा देखो 210 रुपए का कर्ज लिया गया, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां पे आपका कर्ज कितना है 210 रुपए का, ओके। आपकी दर क्या है 10%, तो भिन्न बनेगी 110 बटे में 100, तो 0 0 कैंसिल, ठीक है। और ये तो आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब अपन किस्त वाले फॉर्मूला में सब कुछ रखते हैं, ये किस्त, अब 2 समान किस्तें हैं ना, 2 समान किस्तें हैं तो क्या रह जाएगा प्रिंसिपल यानी 210 इंटू बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, अपॉन ए यानी कि 10, फिर ए प्लस बी यानी 10 प्लस 11, है ना। तो 10 प्लस 11 ये कितना हो गया 21, 21 से ये कट गया 10 बार और 0 0 कैंसिल हो गया, तो किस्त हो गई 121 रुपये। समझे आप, किस्त कितनी हो गई 121 रुपये। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे आप देखना 12,300 रुपए का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। अब यहां पर भी आप देखो 2 समान किस्तें चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपका मूल कितना है वो है 12,300 रुपए, दर आपकी 5% है ना, तो दर 5% होने का मतलब है भिन्न बन गई 105 बटे में 100, तो 105 बटे में 100 बन गई ना, तो ये कट गया आपका 21 बार, ये कट गया आपका 20 बार। ये सुनो, अब अपन इसको फॉर्मूला में डालते हैं, 2 समान वार्षिक किस्तें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा
प्रत्येक किस्त, किस्त बराबर प्रिंसिपल, तो ये 12,300 रुपए। पी बी स्क्वायर, बी कौन है 21, तो 21 का स्क्वायर यानी कि 441 बटे में ए यानी कि 20 प्लस ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 21। अब एक चीज बताओ, ऊपर कौन है 12,300 इंटू 441 बटे में 20 इंटू ये हो गया आपका 41, है ना। तो इससे ये कट गया कितनी बार, देखो 0 0 तो कट ही गया था, और इससे ये कट गया आपका 30 बार, 30 बार तो कटा ना, ठीक है। 4 तिया 12 और बिल्कुल, और इससे कट गया ये 15 बार। अब 15 इससे गुणा होगा तो 15 एकम, 15 का 5 हासिल का 1, 560, 60 61 का 1 हासिल का 6, 560, 60 और 6 66, तो 6,615 ये आपकी प्रत्येक किस्त है। आ गया 6,615, कैलकुलेशन तो भी आप चेक कर लेना, 6,615। ओके ठीक है, चलिए इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी किस्त वाला है। एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है। अच्छा, 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की राशि को 2 समान किस्तों में चुकाता है, यानी कि यहां पे आपका ऋण कितना है। अच्छा, 2 समान किस्तें, दर कितनी 4%, ओके। तो यहां पे ऋण तो आपका है 2550 रुपए और दर आपकी 4% होने के कारण 104 बटे में 100 यही भिन्न बनेगी। और ये जब भिन्न बनेगी, जब काटोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, 4 से कट गया ये 26 बार और 4 से कट गया ये 25 बार, तो 26 बटे में 25, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि आपको जो है प्रत्येक किस्त का मान लाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 समान किस्तों वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रत्येक किस्त क्या हो जाएगी, P यानी कि 2550 इंटू बी स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 होता है ना, ठीक है, बटे में हो जाएगा आपका ए यानी कि 25 इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका 51। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, तो देखो इससे ये कितनी बार कट गया, 50 बार कट गया ना, बिल्कुल 50 बार कट गया, 0 5 5 25, ठीक है। 25 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार। अब इसको इससे गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, 17 14 1 15 का 5 हासिल का 1, 7 12 1 13, 1352 रुपये, 1352 रुपये आपका प्रत्येक किस्त का मान हो गया। फर्स्ट आपका राइट आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन वापस वैसा का वैसा पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया ना, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है, ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए देता है। अब देखो यहाँ पे पूंजी दे नहीं रखी, समय दे नहीं रखा, 1/3 भाग 1/4 भाग ऐसे कुछ पूछा है, तो आप एक काम कर सकते हो, पूंजी का 1/3 भाग करना पड़ेगा और पूंजी का 1/5 भाग करना पड़ेगा। तो आप ऐसा पूंजी मानो कि 3 का भी भाग चला जावे और 5 का भी भाग चला जावे, ठीक है। तो आप पूंजी को 5 तिया 15 है ना, 150 रुपए मान लो, माना पूंजी कितनी है 150 रुपए, आप कहो सर गजब माना, 150 रुपए इसलिए क्योंकि 1/3 करोगे तो 50 आ जाएगा, 1/5 करोगे तो 30 रुपए आ जाएगा, है ना। अब माना जो समय है ना, समय को मान लो 12 महीने, 12 महीने का चौथाई समय करना आसान है, 1/6 समय करना आसान है, सब कुछ हो जाएगा, ओके। अब देखो यहां पे 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का बी और एक का सी। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, क्या ये बोल रहा है कि ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, ए पूंजी का 1/3 भाग। अब एक बात बताओ, 150 का 1/3 कितना होता है, ये 150 का 1/3 50 रुपये, ए ने 50 रुपये लगाए कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए, 1/4 समय का मतलब है 3 महीने के लिए लगाए, तो ए का काम तो निपट गया, पूंजी इंटू समय हो गया। अब आते हैं बी पर, अगर हम बी की बात करें तो बी के बारे में क्या बोला गया है कि बी पूंजी का 1/5 भाग लगाता है, 1/5 भाग 150 का 1/5 भाग कितना होता है 30 रुपये,
और कितने समय के लिए लगाता है? 1/6 समय के लिए। समय आपका 12 महीने है ना, 12 का 1/6 2 महीने। ओके, सी पर आते हैं। सी ने शेष पूंजी लगाई। अब एक बात बताओ, तो 50 रुपए और 30 रुपए, 80 रुपए तो लग गए। अब टोटल आपके कितने रुपए हैं? 150 रुपए, तो 70 रुपए बाकी बचे, यही होगा ना? ठीक है, और सी ने अपनी पूंजी पूरे समय के लिए लगाई, 12 महीने सी रहा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको अपन काट पीट के आगे लेके चलते हैं। देखो, जीरो 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 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब 3 से ये 3 कट गया और 3 से कट गया ये 4 बार। 7 चौक 28 अनुपात 2 अनुपात 5। फिर क्या बोला है इसने? बोला है यदि कुल लाभ आपका 1820 है तो ए का लाभांश पता करना है। अगर कुल लाभ की बात करें तो इनको जोड़ दो, ये हो गया आपका 35 यूनिट्स। 35 यूनिट्स आपका कुल लाभ है, जो कितना है? 1820। ये सुनो, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए सुराग है। अब आप एक काम करोगे, किसका लाभांश लाना है? बी का लाना है ना? ठीक है, तो बी का लाभ कैसे लाओगे? आपको 1820 के अंदर किसका भाग देना है? 1820 में आपको 35 का भाग देना है, और गुणा किससे करना है? 1820 में 35 का भाग दोगे, एक अलावांश लाना भाई, एक अलावांश कितना है? 5 इकाई। तो अब काट लो, इससे कट गया ये 52 बार। 52 को इससे गुणा कर दो, 5 10 का 0, असल का 1, 55 25 1 26, 260 रुपये। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। ये सुनो, तो इस प्रकार की बात है, सिंपल सी चीज है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो इजी इजी बातें हैं, बहुत आसान सी। देखो, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दो तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सिंपल है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और हर चीज अपने आप में 100% है। अब इसने बोला, देखो लंबाई अपने आप में 100% है, चौड़ाई अपने आप में 100% है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाओ, तो ये लंबाई अपने आप में 100 है, बढ़ा दी 120 हो गई। चौड़ाई अपने आप में 100 है, 20 बढ़ा दी 120 हो गई। दो राशि गुणा हो रही, बटे में एक बार 100, 2 जीरो कट गए, परिणाम 144 है। परिणाम 100 से कितना ज्यादा है? 44। तो वृद्धि कितनी हुई है? तो वृद्धि पता करने के लिए 144 में से 100 घटा दो, 44% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अब देखो, वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है, तो आपको पता करना है कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? अब एक बात बताओ, ये पाई अपने आप में 100 है तो 100 ही रहेगी, पाई को थोड़ी छेड़ा है। त्रिज्या आपकी 6% बढ़ाई है, तो ये आर अपने आप में 100 है, 6 बढ़ेगी तो 106 होगी ना। ये आर अपने आप में 100 है, 6 बढ़ेगी तो 106 हो गई। कितनी राशि गुणा हो रही है? 3 बटे में 2 बार 100 लगाओगे, 00 कैंसिल, इसको इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 112.36। क्या हो जाएगा? 112.36। ओके, अब ये 100 से कितना अधिक है? 12.36 अधिक है। तो आप एक काम करो, 112.36 में से 100 घटा दो, यानी कि 12.36% आपके वृद्धि हो गई। किसमें? क्षेत्रफल में, 12.36। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या बोल रहा है? हाँ, एक व्यक्ति अपने कुल मासिक वेतन 13,000, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक काम करो, सुनो, ये आपका वेतन, ठीक है, ये आपका खर्च, और ये आपकी बचत, है ना? ठीक है, अब आपको यहां पे क्या करना है? यहां पे आप सबसे पहले क्या लिखो? उसका मासिक वेतन कितना है? 13,500। ठीक है, अब ये कितना है? 9,000 रुपए। ठीक है, अब आपको देखिए बचत लानी है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 4,500 रुपये।
एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 और मासिक खर्च 9,000 रुपए, तो बचता है उसके 4,500 रुपए। ठीक है, अगले वर्ष 14% वेतन बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है 7%, तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पता करना है ना। तो वेतन बढ़ता है 14%, तो आप एक काम करो 13,500 का 14% निकाल लो। आई समझ में बात? ठीक है, ऐसा करने की बजाय अपन एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अपन इसका अनुपात ले लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। बाकी आप ऐसा कर सकते हो, इसका 14% निकाल लो, इसका 7% निकाल लो, तो आपका वेतन हो गया इतना, इसका 7% जोड़ करके आपका खर्चा हो गया इतना, इसमें से ये घटा दो, आ जाएगा। लेकिन अपन एक काम करते हैं ना, इसको अनुपात में लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। डबल जीरो से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 45 का भाग इसमें एक बार, 45 का भाग इसमें दो बार, 45 का भाग इसमें 3 बार, है ना। तो कहने का मतलब जैसे मान लो ये आपका 300 रुपये मान लो, तो ये आपका 200 रुपये हो गया, तो ये आपका 100 रुपये। ये केवल कैलकुलेशन करने के लिए, वरना आपको असल में उसका 14% करना चाहिए था। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, वेतन आपका 14% इंक्रीज होगा, तो 14 या 42 रुपए इंक्रीज हो गया, तो 342 रुपए आपका मासिक वेतन हो गया। ये आपका 7% बढ़ गया, यानी कि 207 रुपये। ये सुनो, अब अपन इसमें से इसको घटा लो, है ना, 12 इसमें से ये घटेगा ना, तो ये कितना रह जाएगा, 12 में 7 गया तो 5, ये हो गया 3, है ना, और ये हो गया 135। अब एक चीज बताओ मुझे, आपका बचत कहां पे था, 100 पे, वहां से कहां गया 135 पर, तो वृद्धि कितनी हुई। अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि हो गई ना 35%, 100 से 135 हो गया, तो 35% की, ये आपका ऑप्शन डी सही है ना। मैंने कैलकुलेशन कम करने के लिए ये अनुपातों में लिया, वरना आप सीधा इसका 14% निकाल के जोड़ दो, इसका 7% निकाल के जोड़ दो, फिर इसमें से इसको घटा दो, तो ये जो आएगा वो इससे कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका परसेंट इस पर निकालोगे तो 35 ही आएगा। ठीक है, चलिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अब देखना इसको, ये क्या कह रहा है कि 1980 से 90 तक 20% जनसंख्या बढ़ी, 90 से 2000 तक 20% बढ़ी, ठीक है, 2000 से 2000 तक 2000 से 2010 तक 20% बढ़ी, तो 80 से लगा के 2010 तक कितनी बढ़ी। भाई 3 स्लॉट है जी, एक तो है आपका 80 से 90, है ना, फिर है आपका 90 से 2000, है ना, ठीक है, 1990 से 2000, और फिर है आपका 2000 से 2010, है ना। ठीक है, क्या क्या हुआ इस बीच में, यहां से यहां तक आपका, एक मिनट अपने क्या छोड़ दिया, 90 20, अच्छा हाँ 2000 से 2010, ठीक है, एक मिनट को, तो अपने कुछ छोड़ दिया क्या, हाँ 1980 से 1990, ठीक है, एक तो ये, ओके, फिर 1990 से 2000, फिर 2000 से 2010, ओके 3 स्लॉट हो गए। यहां से यहां तक जनसंख्या 20% बढ़ी, यहां से यहां तक जनसंख्या 20% बढ़ी, यहां से यहां तक जनसंख्या 20% बढ़ी, टोटल कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगा दो भाई, मानव जनसंख्या 100 थी, वो 20% बढ़ी, वो 120 हो गई, वो कहां पहुंची 1990 पहुंची, वो अपने आप में वापस 100% है। मैंने कहा ना हर चीज अपने आप में 100% है। ये 1990 के एंड की जनसंख्या ये अपने आप में 100% है, फिर 20 बढ़ेगी, ये 120 हो जाएगी, ये 2000 के एंड की जनसंख्या है, ये अपने आप में 100% है, फिर 20 बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी, ये 2010 के एंड की जनसंख्या है। अब देखो ये 100 से 100 तो हमेशा कटना ही कटना है, ठीक है। अब देखो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से ये आपका जीरो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर सारा गुणा करोगे तो, और फिर 10 का भाग दोगे तो 172.2, क्या आ जाएगा 172.2। अब एक बात बताइए, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको घटाना है ना, 12 172.28 आएगा भाई, 172.28 आएगा, 172.28, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये 100 से कितना अधिक है, तो 172.8 में से 100 घटाना है, ये आपका 72.8%, 72.8%, ये आपकी वृद्धि हो गई, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है 72.8। क्लियर।
ठीक है, अब इसको देखो। एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि इसकी आय 2012 में इतनी है तो 2010 में कितनी थी? आपको ये पता करना है, तो कैसे करोगे? 2010 में मान लो, देखो ये 2010 में एक मतलब एक्स मान लो कि 2010 में एक्स आपकी इनकम थी, 20% बढ़ी तो ये 120% हो गई, ये 2011 में आ गई, ये अपने आप में 100% है, फिर 20 बढ़ गई, ये 120% बढ़ गई, ये 2012 में अपन आ गए, और 2012 में 26 64 0 0 0 है ना, 0 0 0 0। अब अपने काम करते हैं, 2664 है ना, इस पे हम सीधा 144 का भाग देते हैं, 12 12 144 से ये आपका कट जाएगा, ठीक है, 85185, ठीक है, और 0 0। ओके, तो x का मान आ जाएगा 1850000, है ना, तो ये आपका राइट आंसर है, सेकंड आपका राइट आंसर है, ये सुनो, ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखो, ये कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो कार मालिक को अपनी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा पहले के जितना रहे? तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे ये तो पहले और ये अब, है ना। पेट्रोल की खपत में 20% की वृद्धि हो गई, मान लो 100 रुपए का पेट्रोल खपत हुआ करता था, ओके, तो आज 20% की पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई, तो आज पेट्रोल 120 का खर्च होता है। आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है ना, तो 120 से 100 पे चले जाओ, 20 रुपए की खपत कम कर दो, समझ आ रही है? 20 रुपए की खपत कम कर दो, और खपत 20 रुपए की कम कहां से करोगे? 120 से, 100 से 120 पर आ गए, लेकिन अब आप जो है खर्चा कम करना चाहते हो ताकि पुराने के जितना खर्चा रहे, तो आपको 20 रुपए की खपत कम करनी है, तो खपत कमी प्रतिशत, आपको 20 रुपए की कमी किस पर करनी है? 120 पर इंटू 100, है ना, 0 0 कैंसिल, इससे कट गई 6 बार, ठीक है, तो ये आपका 16 सही 2/3% हो जाएगा। ये सुनो, जब आप भाग दोगे ना, तो ये 16 सही 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार की बात थी, और कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो चीजें बड़ी आसान है, ठीक है। तो अब इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट जो है 6 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन आएगा। अब जो जो आगे बढ़ेंगे तो एडवांस मैथ आती जाएगी, और वहां पे भी आप देखोगे कि ये तो सरल है, आप कहोगे ये तो सरल है सर, वो टफ है, नहीं, आप देखोगे मैं जब समझाऊंगा तो आपको चीजें बड़ी आसान लगेंगी, ठीक है। और आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है, और बहुत नॉमिनल रेट पे उपलब्ध है क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशन में। गुड बाय, थैंक यू।